ये कहानी शुरू होती है कलावती जी के घर से। कलावती जी एक बहुत ही मॉडर्न ख्यालातों वाली औरत थी। उसने अपनी पढ़ाई मुंबई से की थी, जिस कारण उसका रहन सहन भी बड़ा मॉडर्न था। पर कहते हैं ना, भगवान ने जहाँ किस्मत लिख दी है आप वहीं पहुंच जाते हैं। और कलावती का दिल आ जाता है प्योर देसी दिल वाले शुक्ला जी पर, और वो बन जाती है मिसेस शुक्ला। तो चलिए आपको ले चलते हैं शुक्ला परिवार में। सुबह सुबह लिट्टी चोखा मिल जाता तो बात कुछ और ही होते। ना बाबा ना, मैं तो गुलाब जामुन ही खाऊंगी। क्या फायदा गुलाब जामुन खाने का, जब 30 सालों से मीठा खाने के बाद भी आपको मुंह से जहर ही उगलना हो तो। सब सुन लिया मैंने। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण मेरी खुराक कम होती जा रही है। यूँ तो हमने लव मैरिज की है, पर आज तक आपने मुझे मेरी पसंद का लिट्टी चोखा नहीं खिलाया। तो कौन सा आपने मुझे कुछ खिला दिया? कितने पसंद है मुझे गोलगप्पे, पराठे, छोले भटूरे। पर मजाल है कि किसी दिन आप रसोई में जाकर मेरे लिए कुछ बना दे। अब तो मन में एक ही इच्छा है, जो 3 रत्नों को पैदा किया है मैंने, उनकी शादी करके ऐसी तिखी तिखी बहुएं लाऊंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। खूबसूरत की खूबसूरत और खाना बनाने में अव्वल। और कलावती अपने तीनों बेटों के लिए लड़कियां तलाशनी शुरू कर देती है। मुझ में और भैया में 2 साल का अंतर है मम्मी। तुम्हें मेरी शादी की क्या जल्दबाजी है? अभी से लड़के देखेंगे तब तेरे मन लायक कोई मिलेगी। नहीं, अभी मत देखो कोई लड़की। वैसे भी मैंने देख रखी है। क्या? कब हुआ ये? तूने हमें बताया भी नहीं। वो मम्मी, वो ना साउथ इंडियन है। रोज तुम्हें इडली डोसा खिलाएगी। सोचो, घर पर ही साउथ इंडियन डिशेस मिलेंगे तुम्हें। तेरी बातों में दम तो है। फिर ठीक है, तेरे भाइयों के साथ तेरा भी रिश्ता कर देंगे इस बार। और कलावती फिर से अपने बाकी दोनों बेटों के लिए लड़की की तलाश में लग जाती है। साउथ इंडियन का स्वाद तो मिल जाएगा, एक पंजाबी बहू ढूंढ लेती हूँ। और तभी शुक्ला जी को उनके बचपन के दोस्त का कॉल आता है। अरे जय जय श्री कृष्णा शुक्ला भाई, कैसा है तू? सुना है बड़ा नाम कमा लिया तूने। 3 होनहार बेटे, तीनों अच्छा कमाते हैं। अच्छे बीवी बच्चे हो ना तो इंसान को और क्या चाहिए। बस बस भगवान की कृपा है चिराग भाई। वैसे आज कैसे याद किया, कोई खास वजह? मुझे पता चला कि तू अपने बेटों के लिए लड़की देख रहा है। मैं भी ना अपनी बेटी के लिए लड़का देख रहा हूँ। बहुत होनहार बच्ची है, बस एक अच्छा लड़का मिल जाए। अच्छा, तो मिलवा देते हैं दोनों बच्चों को, और अगर दोनों को जचा तो हम दोस्त से रिश्तेदार बन जाएंगे। मैट्रिमोनियल साइट से कलावती परविंदर का रिश्ता अपने दूसरे बेटे निखिल के लिए निकाल लेती है, और एक ही मंडप में कलावती अपने तीनों बेटे करण, प्रेम और निखिल की शादी वत्सला, परविंदर और मिताली से करवा देती है। मंडप में अपने तीनों बेटों को अपनी अपनी धर्मपत्नियों के साथ फेरे लेते हुए देख कलावती बहुत खुश होती है। अब आएगा जीने का मजा। तीनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, अब उनकी बीवियां बनाएगी मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना। सुबह साउथ की इडली खाऊंगी, दोपहर में पंजाबी तड़का, और रात को गुजरात के फाफड़े। क्यों गुजराती खाना रात में ही क्यों? सुबह भी तो खा सकती हो। अब दिन भर इतना भारी खाना खाऊंगी तो रात में तो हल्का खाना ही खाना पड़ेगा ना। सब समझती हूँ मैं। आप तो चाहते ही हैं कि इतना अच्छा खा खा कर मेरा पेट खराब हो जाए और लूज मोशन के कारण मैं कुछ खा ही ना पाऊं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या फायदा हुआ तीनों बहुओं को लाने का? मेरा लिट्टी चोखा बनाने वाला तो आया ही नहीं कोई। पर शुक्ला जी की किससे फिक्र है? कलावती तो बड़ी खुश थी, आखिरकार उसे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाने वाली बहुएं जो आ गई थी। दरवाजे पर आरती की थाली लिए बैंड वाले के साथ कलावती अपनी तीनों बहुओं का स्वागत करती है। भांगड़ा करते हुए परविंदर अंदर आती है, गरबा करते हुए मिताली और भरतनाट्यम करते हुए वत्सला। ऐसी भी क्या खून में मिलावट करनी थी तुझे कलावती? कम से कम अपनी जात बिरादरी की लड़कियां तो लाती। इतनी ज्यादा मिलावट मुझे तो समझ में नहीं आता भाई, वो भी अरेंज मैरिज में। अरे भाई बेटे तेरे लव मैरिज करके अलग जात की लड़कियां ले आती तो समझ में भी आता, पर खुद से कौन सी सास दूसरे जात की बहुएं ले आती है भाई। अभी तो तुझे इसमें बहुत फायदा दिख रहा है कलावती, पर कुछ समय बाद तुझे खुद समझ में आएगा कि तूने कितनी बड़ी गलती की है, जब घर घर कम चिड़िया घर ज्यादा लगने लगेगा।
कलावती तो जैसे अपने कानों में रुई ठूस अपना काम करती जाती है। सारी रस्में अच्छी तरह से पूरी हो जाती है और अब आती है वो घड़ी जिसका कलावती को न जाने कितने जन्मों से इंतजार था। अब बहुएं अपनी पहली रसोई का खाना बनाएगी तो आपको भी तो खाने मिल ही जाएगा। ऐसे मुंह बनाकर मत बैठिए। तीनों अपने अपने हिसाब से खाना बना कर लाएगी। मुझे तो लग रहा है कि अब हमें घर बैठे ही रेस्टोरेंट का स्वाद मिलता रहेगा मम्मी। मुझे तो बस कोई 2 रोटी और अचार भी दे दे तो मुझे चल जाएगा। बेबी तुम ज्यादा मेहनत मत करना वरना थक जाओगी। वहाँ तुम्हारी भाभियां बाकी काम कर रही है ना, तुम बस चाय बना लो, वो भी चलेगा, है कि नहीं मम्मी? पर चीजें उतनी आसान नहीं होती जितना हम सोचते हैं। किचन से तीनों बहुएं अपने अपने बनाए डिशेस को एक एक प्लेट में लाकर कलावती के सामने रख देती है। कलावती जैसे ही चिवड़ा खाने लगती है, परविंदर कहती है, अरे बेबे मैंने आपके लिए मकई दी रोटी बनाई तो है, कितनी मेहनत की है मैंने सवेरे सवेरे, मुंह विच तो लगाओ। अरे बहू पहले ये मिताली के चिवड़े खा लूं, फिर तेरी रोटियां भी चख लूंगी। आया रामा, फिर मेरा नंबर कब आएगा जी? मेरा तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। इतनी मेहनत करके मैंने इडली बनाया और तुम उसका लास्ट में कहेगा। अब ये सब बाद में कर लेना, पहले हम चारों को खाना तो परोस दो। हे माता जी, बापूजी आप भूखे ही हैं? मैं तो भूल ही गई थी। ये लीजिए पानी पी लीजिए। खाना तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी क्योंकि खाना तो मैंने बस माता जी के लिए बनाया था। मुझे लगा कि पहली बार खाकर मुझे पास कर दे, फिर सबका बनाऊंगी। हाँ हे प्रभु, हे राम कृष्ण जगन्नाथन प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मिल गया खाना पापा। हम तो बाहर से मंगवा कर भी खा लेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि मम्मी की प्यारी प्यारी बहुएं उन्हें बाहर भी खाने देंगी। करण अपने भाई और अपने पापा के लिए होटल से खाना ऑर्डर करता है। ऑर्डर किया हुआ खाना आ भी जाता है, पर तब तक भी कलावती की तीनों बहुएं इसी बात पर कलेश करती रहती है कि पहले कलावती किसका बनाया हुआ खाना खाएगी। तुम लोग ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे भूख लग रही है, सामने इतना अच्छा अच्छा खाना है, फिर भी अब तक एक निवाला भी मेरे मुंह में नहीं गया। हाय रब्बा, मेरे रहते आप भूखी क्यों रहेंगी बेबी? अब खाइए ना मेरी बनाई हुई मक्कई दी रोटी। आया रामा, फिर हमारे इडली कौन खाएगा? तुम खाएगा? ये छोकरी तो हाँ उगांडी हो गई है। माता जी आप इस इडली को छोड़ दीजिए और सबसे पहले आप जिसकी प्लेट से खा रही थी उसी प्लेट से खा लीजिए, यानी कि मेरे। और वत्सला तुम्हारी इडली का कुछ नहीं होगा, उसे ना मैं खा लूंगी। हो अरे कोई मुझे खाने को दे दो। सुबह से खाने का इंतजार करते करते दोपहर हो गई, बाकी सब खा खा कर चले भी गए। अरे मुझे चक्कर आ रहा है बहू। नहीं माता जी, वो हम आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। हो हम तीनों एक साथ ही आपको खाना खिला देती हैं बस। और कलावती की तीनों बहुएं अपने अपने प्लेट से एक एक कोर निवाला लेकर कलावती के मुंह में जैसे ही डालने जाती है कि परविंदर बोल पड़ती है, अब एक साथ तीनों निवाले तो बेबी के मुंह में नहीं जा पाएंगे, पहले मैं खिला देती हूँ। ये पहले मैं चिवड़ा खिलाती हूँ। आयो रामा, मेरा इडली सांबर में डूबा हुआ है, कभी भी पिघल कर नीचे गिर जाएगी, पहले मैं खिलाएगी। इतनी जल्दबाजी में मक्के की रोटियां बनाई थी मैंने, रोटियों का सारा कुरकुरापन ही खत्म हो जाएगा, फिर बाद में मैं नहीं खिलाऊंगी। जिंदगी में जिसने कभी खाना ना बनाया हो वो आपके लिए इतनी मेहनत करके रोटियां बना कर लाए, फिर भी आपको कदर नहीं है बेबे। ऐसा कौन करता है? बच्चे तो सो। ये कहाँ फंस गई मैं, ये तो जी का जंजाल है। कोई भी बहाना करके यहाँ से निकल लेती हूँ। अरे बहू, मेरे पेट में बड़े जोरों का दर्द हो रहा है, मैं जरा बाहर टहल कर आती हूँ, तब तक तुम तीनों मिलकर डिसाइड कर लो कि कौन पहले मुझे अपना खाना खिलाएगा। हर किसी तरह कलावती अपनी बहू के चुंगल से छुटकर ऐसे बाहर भागती है जैसे चूहा बिल्ली के पंजों से निकलकर भागता है। बाजार में कलावती एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना ऑर्डर करती है। कुछ ही मिनट में वेटर खाना उसके सामने लाकर परोस देता है, जिसे देखकर कलावती को कहीं जाकर चैन आता है। और जैसे ही कलावती फ्राइड राइस एक चम्मच में उठाकर अपने होठों के करीब लाती है कि उसकी तीनों बहुएं अपने अपने खाने की प्लेट्स लेकर वहां धमक जाती है। इतना सब मैंने इसलिए बनाया था कि आप बाहर जाकर खाए माँ। फिर हम बहुओं के होने का क्या फायदा? लोग क्या सोचेंगे?
चलिए आप यहाँ से। आया भाभी सही कहती है, अम्मा तुम घर चलो। कहीं ये रेस्टोरेंट वाला आपको भड़का कर तो यहाँ नहीं ले आया ना? अभी जाकर इसकी हड्डी पसली एक करूं क्या बेबे? अरे नहीं 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 नहीं, मेरी 3 त्रिदेवियां, रुक जाओ। देखो यहाँ पर ना कुछ इज्जत है मेरी, यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं तुम तीनों के साथ घर चलती हूँ बस। और बेचारी कलावती को फिर से अपने बहू के साथ घर लौटना पड़ता है। दोपहर का खाना तो हम लोगों ने 3 बजे मंगवा कर खाया। अब कम से कम शाम के चाय नाश्ते का इंतजाम तो कर दो बहू। अया राम, अम्मा बोल गया। अम्मा जी मैं अभी आपके लिए नारियल पानी बना कर लाती हूँ। ए नहीं हो माँ, मैं अभी आपके लिए ना आम पन्ना बना कर लाती हूँ। एक बार जो किसी ने परविंदर के हाथ की लस्सी पी ली ना, फिर उससे तो दारू का भी नशा नहीं चढ़ता। मैं तो यहाँ बिना खाए पिए ही नशे में हूँ। आंखें ऐसी झूम रही है, ऐसी कमजोरी आ रही है शरीर में, लग रहा है ज्यादा देर तक और भूखे नहीं रह पाऊंगी मैं। समझ गया, लगता है शाम की चाय भी बाहर टपरी पर जाकर ही पीनी पड़ेगी। अच्छा कलावती जी, आप आराम से अपने बहू के हाथ के चाय नाश्ते का लुत्फ उठाइए, तब तक मैं बाहर से आता हूँ। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है और कलावती भूखी की भूखी ही रहती है। फिर भी बड़प्पन दिखाते हुए वो अपनी बहुओं को कहती है, मुझे खिलाने के चक्कर में तुम तीनों भी तो भूखी हो सुबह से। जाओ हाँ कुछ खा लो। ए नहीं माँ, मैंने तो इडली खाई ना। अय्या मैंने भी मकई के पराठे खाए जी। और मैंने चिवड़ा। अपने अपने हाथों के बनाए ड्रिंक्स को तीनों चीयर्स करके पीती है, पर कलावती को कुछ भी नसीब नहीं होता। रात को भी शुक्ला जी के साथ उनकी तीनों बेटों को बाहर से खाना मंगवा कर खाना पड़ता है। इससे पहले कि कलावती की तीनों बहुएं फिर से डिनर बनाकर उसे खाने को कहे और इस पर फिर से एक चर्चा हो, कलावती पहले ही अपने कमरे में जाकर सो जाती है। रात को 2 बजे कलावती चुपके से उठती है और किचन की तरफ जाती है। कम से कम 4 रोटी ही खा लेती हूँ, वरना इन तीनों में से कोई भी उठ गई तो मुझे खाना नसीब नहीं होने देगी। अंधेरे में किचन में कलावती जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोलती है, एक तरफ से वत्सला का चेहरा बाहर आता है और उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर कलावती डर से चीख उठती है। आया डोंट बी स्कैर्ड अम्मा, इट्स मी। आपको भूख लगी ना, अब इडली खा लो। अरे नहीं नहीं, मैं ना यहाँ बस पानी पीने आई थी बहू। तू सो जा, मैं भी जा रही हूँ। अब उठ ही गई हैं तो मेरे हाथ के छोले भटूरे खा लीजिए बेबे, बस अभी बना देती हूँ। ऐसी क्या बात है माँ, मैं क्या आपके लिए कुछ नहीं बना सकती? मुझे बोल दिया होता तो अभी ऊंधियो बना देती। तुम तीनों इतनी अच्छी होती तो आज मुझे सुबह से भूखा नहीं रहना पड़ता। ये खा लो मम्मी जी, वो खा लो मम्मी जी। मम्मी जी जान पर आफत आ गई मेरे, बोलने से क्या होता है, खाने तो दो। खाने के वक्त तो तुम तीनों लड़ने लग जाती हो। भूखे पेट में दवाई भी नहीं ले सकती, जिस कारण मैंने आज शुगर और बीपी की दवाई भी नहीं ली। मेरी फ्रेंड ने ठीक ही कहा था, इतना मिलावट मुझ पर ही भारी पड़ेगा। खाने के लालच में 3 तरह की बहुएं ले आई और खाने को नमक रोटी भी नहीं मिल रही। इससे अच्छा तो मैं शुक्ला जी को लिट्टी चोखा बनाकर खिला देती, तो जरूर वो भी मुझे कुछ ना कुछ बनाकर खिला ही देते। कलावती का रात को खाने का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। वो कमरे में जाकर सो जाती है। बहुत ज्यादा कमजोरी बढ़ जाने के कारण सुबह कलावती उठ नहीं पाती। सुबह 10 बजे जब तक कलावती नहीं होती, सभी उसके कमरे में जमावड़ा लगा लेते हैं और मिलकर उसे उठाने की कोशिश में लग जाते हैं। हो गई शांति, एक दिन नहीं हुआ बहू को आए हुए और सास बिस्तर पर पड़ी है। इसी के कारण ना सभी बहू को बला कहते हैं। एक बार बस होश आ जाए कलावती को तो मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी। और तुम तीनों क्या फर्ज निभाया है? तीनों ने बेटे होने का बंद गए ने बीवियों के पल्लू में। आया आप ठीक कहता आंटी जी, मेरे को माफ करना अम्मा, इट्स ऑल माय फॉल्ट, प्लीज उठ जाओ। ये क्या शप्पा हो गया। बाबा जी मदद करो, मेरे बेबे को ठीक कर दो बाबा जी। हम तीनों कभी जिद नहीं करेंगे। बेबे को जिसके हाथ के खाने का मन करेगा वो उसी के हाथ का खाएगी। मैं तो अभी जाकर अम्बा के आगे जोत जलाती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि अम्बा कुछ होने नहीं देंगी। अब ये ड्रामा करने का क्या फायदा? ये सब तुम तीनों के कारण हुआ है। अगर मम्मी को कुछ भी हुआ ना तो देख लेना,
मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। कम से कम तुमसे तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी वत्सला। ऐसा क्या खिलाया तुम लोगों ने मम्मी को? बेचारी भूखी भूखी बेहोश हो गई। फौरन सभी कलावती को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। लगता है इन्होंने अपनी दवाइयां समय पर नहीं ली और बहुत समय तक भूखा रहने के कारण कमजोरी से ये बेहोश हो गई है। पेट में प्रॉपर ना खाना जाने के कारण शरीर में कमजोरी आ गई है। वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा। नर्स अंदर जाओ, पेशेंट को होश आए तो उन्हें जूस और सूप दे देना। सभी अंदर कैबिन में जाते हैं जहाँ कलावती बिस्तर पर लेटी थी। नर्स के साथ साथ बाकी सभी भी कलावती के कमरे में जाते हैं। उसकी तीनों बहुएं बिस्तर पर उसके सिरहाने खड़ी होकर रोने लगती है। ओहो, अब तो मम्मी जी ये टेस्टी टेस्टी खाना खा ही नहीं पाएगी। इतना अच्छा टेस्ट है खाने का। छोड़ो, मैं ऐसे ही खुद खा लेती हूँ। मिताली को लगता है कि उसके ऐसा कहने से कलावती होश में आ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता, जिससे उसे बहुत अफसोस होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी कलावती धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू करती है। पेशेंट के साइड से हट जाइए, उन्हें होश आ रहा है। कलावती जी लीजिए सूप पीजिए, इससे आप बेटर फील करेंगी। सूप को देखते ही कलावती फट से उठकर बैठ जाती है। चलो कुछ तो नसीब हुआ। वहीं सामने अपनी तीनों बहुओं को देखकर कलावती घबरा जाती है कि कहीं उससे ये सूप भी ना छिन जाए। अम्मा घबराइए मत, हम लोग लड़ेंगे नहीं। वी अंडरस्टूड, हमसे गलती हो गई। इनकी सो बेबे, मैं कभी वैसा फिर ना करूंगी। पीछे सूप जरा सादा नहीं लग रहा, इसमें मेरा गुजराती तड़का होता तो बात अलग होती हो। ये तीनों कभी नहीं सुधरेंगी। मीनल एक दिन शोले देख रही होती है। उसे बसंती का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। उसने बसंती को देखने के लिए कई बार शोले देखी होती है। उसे वो कैरेक्टर इतना पसंद आ जाता है कि उसे खुद पता नहीं चलता कि कब वो खुद बसंती की तरह बात करने लग जाती है। एक दिन उसका पति संजय उससे कहता है, मीनल, मेरी घड़ी कहाँ रखी है? टेबल पर ही तो रखी थी, मिल नहीं रही। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, क्योंकि देखने वाली बात ये है कि जब घड़ी घर में है ही नहीं तो टेबल पर रखी होगी कैसे? क्योंकि अगर रखी नहीं होगी तो मिलेगी कैसे? अरे क्या बोल रही हो मिनल, साफ साफ बोलो ना। क्योंकि मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देती हूँ कि आपकी घड़ी हो गई थी बंद। तो आपने कहा था कि दुकान में दे आओ बनवाने को। अब दे आए हो तो चूंकि आपको याद ही नहीं है। हो याद आया, मैंने ही तो कहा था तुमसे। देखो अब हो गई ना बात साफ। तो आप कहोगे कि सॉरी मिनल, मैंने तुम्हारा सुबह का वक्त खराब किया। पर देखने वाली बात है कि वक्त तो खराब हुआ ही है, पर मिनल इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि अपना और वक्त खराब करे। इसलिए मैं जा रही हूँ किचन में, जय राम जी की। मीनल किचन में चली जाती है और संजय हैरान रह जाता है। अरे बहू, आज क्या बन रहा है खाने में? मम्मी जी, खाने में तो वही बनेगा ना जो सब्जी आपके बेटे खरीद के लाए थे, गोभी लाए थे, तो वही बना रही हूँ। अब समझने वाली बात ये है कि आपको अगर कुछ और बनवाना था तो आप कह देती तो मैं बना देती। मीनल को तो कभी कोई काम करने में आलस आता ही नहीं। अरे बहू बस कर, तू तो रेल गाड़ी की तरह बोलती ही चली जा रही है। मम्मी जी, वैसे तो मेरी आदत ज्यादा बकबक करने की है नहीं। वो तो आपने मुझसे पूछा कि क्या बना रही हो तो मैंने आपको बता दिया। आप नहीं पूछती तो मैं नहीं बताती, क्योंकि ये तो वही बात हो गई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आप मुझसे पूछती हैं, फिर उल्टा मुझसे ही बोल रही हैं कि मैं कैसे रेलगाड़ी की तरह डर से बोली जा रही हूँ। ओफो, बस बस बस, जा रही हूँ मैं बहू। हाँ तो जाइए ना, मैंने थोड़ी ना आपको रोक कर रखा है कि रुकिए मेरे साथ बातें करिए। मीनल की बक बक बंद ही नहीं हो रही थी और उसकी सास रसोई से बाहर चली जाती है। बाप रे बाप, बोल बोल कर बहू ने तो मेरे कान में ही दर्द कर दिया। लगता है कि इसमें बसंती की आत्मा आ गई है। मिनल अपने कमरे में मैगजीन पढ़ रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ आती है। अरे मम्मी जी, आज आप इस वक्त मेरे कमरे में, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर आप इस वक्त सो रही होती हैं, तो इसलिए मैंने पूछा, वरना मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। क्योंकि आप सास हैं, आप कभी भी कहीं भी आ जा सकती हैं। ओफो, बस भी कर बसंती, मेरा मतलब है मीनल, और मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ मम्मी जी, मैं कब आपकी बात ध्यान से नहीं सुनती।
अरे संजय के जन्मदिन के लिए मैं और तेरे ससुर उसे एक सोने की चेन देने की सोच रहे हैं। क्या लगता है तुझे, पसंद आएगी ना उसे ये गिफ्ट? क्योंकि सोचने वाली बात ये है कि इन्हें मैंने कभी सोने की चेन पहने तो देखा नहीं। अब देखा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि इन्हें चेन पसंद आएगी या नहीं आएगी। ओफो, बंद करना अपना ये रेडियो प्रोग्राम। बस मैं तुझे बताने आई थी कि उसके जन्मदिन के लिए ये सरप्राइज है, तो तू उसे बताना मत, ठीक है? मम्मी जी, मैं कहाँ किसी को कुछ बताती हूँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। क्योंकि देखने वाली बात ये है। हाँ, वो जो भी बात है ना, मुझे नहीं पता करनी। मैं जा रही हूँ जय राम जी की। जय राम जी की। पूरा परिवार साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है और संजय फोन पर न्यूज पढ़ रहा होता है। क्योंकि वैसे तो आप एक साथ एक बार में कई काम कर सकते हैं, पर सोचने वाली बात ये है कि एक बार में 2 काम करने चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर आप फोन पर ध्यान लगाएंगे तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा, और नाश्ता ठंडा हो गया तो आपको पसंद नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है, रख दिया मैंने फोन। बस तुम शुरू मत हो जाओ फिर से। मैं तो न्यूज में देख रहा था कि सोने के रेट कितने बढ़ गए हैं। हाँ बेटा, महंगाई बढ़ रही है ना। मीनल सोने की बात सुनकर रसोई से बाहर आ जाती है। हाँ, सोने के रेट बढ़ तो गए हैं, पर सोचने वाली बात ये है कि क्या अभी भी लोग सोना खरीदेंगे, और अगर वो सोना खरीद रहे हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है। अब जैसे कि मम्मी जी हैं जो आपके जन्मदिन के लिए सोने की चेन बनवा रही हैं। धत्तिर की सोने की चेन मेरे जन्मदिन के लिए? सास और ससुर मीनल की तरफ देखकर अपना सर पकड़ लेते हैं। क्योंकि अब सोचने वाली बात यह है कि गलती तो मुझसे हुई है, तो माफी भी मांग ही लेती हूँ, पर सवाल ये उठता है कि माफी मिलेगी या नहीं। नहीं मिलेगी माफी। मीनल के बसंती बनने के चक्कर में हो गया बर्थडे सरप्राइज का सत्यानाश। कहते हैं ना, सीरियल समाज का आईना होते हैं। अब इन सास बहू के जीवन में सीरियल क्या रोल है, चलिए देखते हैं। वीना और उसकी बहू माया दोनों को ही सीरियल्स देखने का बड़ा शौक था। माँ जी जल्दी आओ, जल्दी देखो पवित्रा कैसे अपने पति को चांटा मारेगी। हाँ, पूरा सीरियल खत्म होने आ रहा है, तब तो बुलाया नहीं। पति को कैसे चांटा मारेगी ये दिखाने बुला रही है। चला कहीं की, जानती नहीं हूँ क्या मैं तुझे? अरे क्या जानती हैं आप मुझे, और क्या हर बात पर जानती हूँ करती रहती हैं। बड़ा जो मेरे साथ बचपन में रस्सी कूदा करती थी ना आप। देख, जितनी है ना जबान भी उतनी ही चलाया कर। अभी तो उतनी भी नहीं चलाई है। पता नहीं समझती क्या हो आप अपने आप को। बेटा पैदा किया है कोई हीरा नहीं जो बहू को आए दिन सुनाती रहती हो। तभी वहां सार्थक, जो माया का पति है, वो आ जाता है। क्या बात है माया, क्यों माँ से लड़ रही हो? मैं माँ से लड़ रही हूँ? अरे तुम्हारी माँ साइको है, साइको। शादी से पहले बताया क्यों नहीं? मैं तो ना करती तुम लोगों के घर में शादी। अरे तेरी बीवी की जबान है या घोड़े की लगाम, लगने का नाम ही नहीं ले रही है। ओफो, लेकिन तुम लड़ किस बात पर रहे हो ये तो बताओ। सीरियल देखने बुलाया था, सोचा बुढ़िया सारा दिन दिमाग चलाती है, जरा टीवी में मन लगा ले। अरे ये कैसी भाषा बोल रही हो माया? माँ है ये मेरी। देख बेटा, मैं पागल नहीं हूं जो ये सीरियल दिखाने बुलाए और मैं लड़ पड़ूं। अरे यार, तुम दोनों ना घर का माहौल ठीक रखा करो ना, हमेशा लड़ना ठीक नहीं है। ये बोलकर सार्थक वहां से चला जाता है। अगले दिन वीना टीवी देखते हुए, अरे वाह, बहू हो तो पार्वती जैसी, वरना ना हो तो ही अच्छा है। पार्वती की सास भी असली जिंदगी में अपनी सास से परेशान होगी। अरे देख माया, फ्री में तो मुझसे मत लड़। मैंने तो तुझे कुछ नहीं बोला। नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? अरे सीधे नहीं तो उल्टे से तो बोला ना कि बहू हो तो ऐसी, नहीं तो ना हो। अरे हाँ, तो गलत क्या बोला? ये जो सीरियल देखकर मुझे बोलती है ना,
मुझे भी इतना मेकअप करके ऐसा बोलने के हजारों रुपए मिले तो मैं भी ऐसी ही बन जाऊं। तो क्या मेरे बेटे के पास से पैसे नहीं लेती है तू? थोड़ी देर बाद वहां सार्थक आ जाता है। सामने टीवी चलता देख वो समझ जाता है कि सास बहू के बीच लड़ाई का कारण कुछ और नहीं बल्कि टीवी ही है। सार्थक अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अरे यार, इतनी सी बात? अरे नहीं यार, इतनी सी बात नहीं है। ये टीवी सीरियल वालों के कारण तो मेरे घर में रोज रोज लड़ाई होती है। अरे यार, तो घर से केबल का कनेक्शन ही हटवा दे, फिर ना रहेगा सीरियल ना होगी लड़ाई। वाह जी, अब तो सार्थक को सोल्यूशन भी मिल गया। अगले दिन घर में सिर्फ एक चैनल आता है और वो था दूरदर्शन। अरे बहू, ये क्या, कोई चैनल ही नहीं आ रहा है? ओह, पता नहीं पार्वती की सास ने वो जहर खाया होगा भी कि नहीं। अच्छा माँ जी, आप तो खीर खा लीजिए। हैं? ना ना ना, नहीं खाऊंगी ये जहर वाली खीर। अरे खा लीजिए ना माँ जी, मैं पार्वती की तरह नहीं हूँ। हाँ, और एक बात, केवल आपके कारण घर का केबल कनेक्शन हटा दिया गया है। मेरे कारण? अरे करम जली, सीरियल देख देख कर तो तू चाले चलती थी और कनेक्शन मेरे कारण कटा। अरे वाह, एक नंबर की शातिर है तू। सासू माँ जो मुंह में आता है बोले जा रही हैं। देखा ना, सास भी कभी चुड़ैल थी में क्या हुआ था कमलावती के साथ। अरे बेचारी कमलावती तो अपनी बहू चंडाल रानी के चक्कर में चुड़ैल बनी थी। तू देखना ससुराल सुमन का में क्या हाल हुआ था सुमन का। वो तो मक्खी बन गई थी और जो सास की नाक में घुसकर धमाचाकड़ी मचाई। मजा आ गया था। काश मैं भी मक्खी बन पाती। अरे बन, तुम मक्खी बन। अरे मैं तो कहती हूं तुम मक्खी ही बन जाना। तुझे दोनों हथेलियों के बीच रखकर मसलना दूं तो मेरा नाम भी वीणा नहीं। अभी तक तो मैं साफ साफ बात नहीं कर रही थी, लेकिन और तभी सार्थक वहां आ जाता है। अरे अब तो केबल का कनेक्शन भी हट गया, फिर आप दोनों किस बात पर लड़ रही हैं? अरे ये पुराने एपिसोड उठा उठा कर मुझसे लड़ रही है। मैं या आप? एक तो मैं इनके लिए खीर बनाकर लाई, ऊपर से बोल रही थी खीर में जहर है। अरे मैंने कभी बोला कि मेरा रानी हार जो चोरी हुआ है वो तुलसी की सास की तरह कहीं इन्होंने तो नहीं चुरा लिया? अरे कौन तुलसी? वो मीरा आंटी की बहू। मीरा आंटी ने उनका हार चुरा लिया? अरे तू मेरी तुलना उस तुलसी की सास से कर रही है। अरे वो मक्कार सी औरत। अरे नहीं, तुलसी अपनी वो ससुराल की 4 साल की हीरोइन। ओ हे भगवान, ये सीरियल सास बहू की जिंदगी बर्बाद करके ही रहेंगे। निशा के ससुराल में वो, उसकी सास और प्रेम सब खुशी खुशी मिलकर रहते हैं। अरे बहू, क्या कर रही है? जरा मेरे पास तो आ। हाँ मम्मी, कोई काम है? अरे नहीं, पर तू जरूर पूरा समय काम करती रहती है। आज हम दोनों सास बहू बैठकर गप्पे मारते हैं। मम्मी, गप्पे तो मार लूं, पर उनसे पेट नहीं भरेगा ना, उसके लिए तो खाना चाहिए होगा जो अभी बनाना बाकी है। तभी प्रेम भी ऑफिस से घर वापस आ जाता है। अरे फिर क्या हुआ, एक दिन रेस्टोरेंट से मंगा लेते हैं। ऐसे कैसे मंगा लेंगे? मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस सब्जी छोंकना बाकी है। ऐसा कहकर निशा रसोई में चली जाती है। अरे पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई बहुत अच्छा काम किया होगा, तभी इस जन्म में इतना अच्छा बेटा और उससे भी अच्छी बहू मिली है। नहीं तो आजकल की बहुएं सास को घर से बाहर निकाल खड़ा कर देती है। अच्छा, तो तुम्हें बाहर निकलना है माँ, तो क्यों नहीं सबके साथ कहीं छुट्टियां मनाने चले? इस पर रसोई में खड़ी सारी बातें सुनती निशा बाहर निकल आती है। कल ही चले क्या? पूरा परिवार घूमने का प्लान बना डिनर करके सो जाता है
और अगली सुबह जल्दी उठकर ट्रिप की तैयारियां कर जैसे ही घर से बाहर निकलने वाले होते हैं कि तभी सास की बहन मंजू मौसी एक बड़ा बैग साथ लिए घर में आ जाती है, जिन्हें वहां देख सब हैरान रह जाते हैं। अरे मंजू, तुम अचानक यहाँ कैसे? लो, आपके घर बहू आ गई तो क्या मैं अपनी दीदी के घर नहीं आ सकती? अरे अब तो कुछ दिन रुक कर ही जाऊंगी। मौसी की ये बात सुन सास, प्रेम और निशा निराशा से एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन फिर भी मौसी का सम्मान करते हुए निशा आगे बढ़कर उनका बैग ले लेती है। अरे क्यों नहीं मौसी जी, ये भी आपका ही घर है, जब तक मन हो तब तक रहिए। अरे वो तो मैं रहूंगी ही, पहले तुम जाओ और मेरे लिए चाय लेकर आओ। हाँ, बहुत थक गई हूँ। मौसी की बात पर निशा रसोई में और प्रेम सारा सामान ले घर में वापस चला जाता है। वहीं दोनों बहनें बातें करने लगती है। अरे दीदी, तुमने ना अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। देख मंजू, मेरी बहू जिस लायक है उसे वही मिला है, तुम अपना बताओ, घर में सब कैसे हैं? इस तरह दिन बीतते जाते हैं। मौसी पूरा दिन निशा से कोई ना कोई काम कराते हुए साथ साथ उसमें नुक्स भी निकालती रहती है। निशा रात का खाना बना रही होती है कि मौसी वहां आ जाती है। अरे निशा बहू, दोपहर के खाने में तो कुछ स्वाद नहीं था और बर्तन भी अच्छे से साफ नहीं थे, तो अभी खाना चख कर परोसना और उससे पहले सारे बर्तन एक बार दोबारा साफ कर लेना। निशा मौसी का कहा हर काम चुपचाप करती रहती है, जो दिन पर दिन बढ़ता ही रहता है। अरे निशा बहू, ये क्या है? घर में इतना कचरा क्यों है? ठीक से सफाई करनी नहीं आती क्या? साफ ही तो है मौसी। अरे बोला ना गंदा है, दोबारा सफाई कर। निशा दोबारा पूरे घर की सफाई करने लगती है। इस बीच वो खाना भी बनाती है और मौसी जी की फरमाइशों को भी पूरा करती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन निशा की तबीयत खराब हो जाती है, जिसे देख सास और प्रेम उसके पास आते हैं। ये सब मौसी जी की वजह से हुआ है। उनके दिन रात ना खत्म होने वाले हुक्म मेरी बीवी को खत्म कर देंगे। अरे सही बोल रहा है, कुछ दिनों के लिए आई थी और यहीं बस गई है। अब सीधा सीधा जाने के लिए तो बोल नहीं सकते ना। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास इसका एक इलाज है। निशा उन दोनों को अपना आइडिया बताती है और अगली सुबह से वो उसके एग्जीक्यूशन में लग जाते हैं, जिसमें निशा जानबूझकर सीढ़ियों से गिर जाती है। आई आई मर गई मैं, कोई मुझे उठाओ। निशा की आवाज सुनकर पूरा परिवार वहां आ जाता है। हाय राम, ये क्या हो गया? प्रेम, बहू को कमरे में लेकर चल। प्रेम निशा को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। अरे पर तुम गिरी कैसे? बस मौसी जी, आपकी चाय बनाने के लिए जल्दी जल्दी उतर रही थी और पैर फिसल गया। अरे लगता है ज्यादा लग गई, कुछ दिन तक तो बेड से उठ भी नहीं पाओगी तुम। अरे कोई बात नहीं माँ, 1-2 दिन की तो बात है, तब तक मौसी जी काम में आपकी मदद कर देंगी, है ना? सही है। क्यों मंजू, रात का खाना तो बना लोगी ना? परिवार की बातें सुन कोई रास्ता ना होते हुए मौसी हाँ बोल देती है, जिसके बाद सब मिलकर घर का हर मुमकिन काम मौसी से ही कराने लगते हैं। एक सुबह माँ, अभी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने निशा को 1 महीने बेड रेस्ट के लिए बोला है। जरा उसके लिए नाश्ता ले आओ और मुझे भी दे दो ना। अरे मौसी को बोल, सबके लिए नाश्ता बना देगी वो। अपनी बहन और प्रेम की बातें सुन मौसी तुरंत अपने कमरे में जा सामान पैक करने लगती है, जिसके पीछे पीछे वो दोनों भी वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ री मंजू, तू सामान क्यों पैक कर रही है? अब मुझे लगता है कि अब मुझे घर चलना चाहिए, बहुत दिन हो गए, अपना घर भी तो देखना है ना। हाँ। अरे पर मौसी जी, आप तो कुछ समय रहने आई थी, इतनी जल्दी जा रही हो आप? हाँ बेटे, तुम्हारे मौसा जी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं, चलती हूँ। हाँ मैं। ये कहकर मौसी अपना सामान साथ लेकर जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल जाती है। मेरी बहन हुक्म चलाने वाली कामचोर थी, है और रहेगी। तो फिर चली ट्रिप पर?
बिल्कुल, अभी के अभी।